रियल एस्टेट किसी के लिए सपनों का महल होता है, किसी के लिए फ्यूचर का सेफ इन्वेस्टमेंट और किसी के लिए ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का परफेक्ट स्टेज। हर इमारत के पीछे सिर्फ एक ईंट और सीमेंट नहीं, एक कहानी होती है, पैसों की, पावर की और प्लानिंग की, जो कभी दिखाई नहीं देती। सो हेलो एंड वेलकम टू माय वाला चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एस्टेट रील एनालिसिस सीरीज के तीसरे एपिसोड में। तो दोस्तों, अब तक इस एपिसोड के अंदर सबसे पहले हम समझा कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है, एज ए इन्वेस्टर हम इस सेक्टर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने दूसरे एपिसोड के अंदर देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कंपेयर करा कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है और साथ ही साथ आपके लिए कौन सा सूटेबल हो सकता है। अगर दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें मिस कर दिए तो आप एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड एपिसोड के ऊपर आएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आज के एपिसोड यानी कि थर्ड एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट टैक्सेशन ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। यानी अगर आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा टैक्सेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके ओवरऑल रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। साथ ही साथ हम अदर मटेरियल चार्जेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ओवरऑल आपके रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, इन्हें समझना भी ज़रूरी होता है। हम इन सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अगर आपने किसी बिल्डिंग या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट या कोई अपार्टमेंट या कोई लैंड या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिसेस, शॉप्स, वेयर हाउस या फैक्ट्रीज या कोई भी अदर कमर्शियल स्पेस जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है और उस प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड करते हैं मोर देन 2 ईयर्स के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर फॉल करते हैं। अगर आप उसे 2 ईयर से पहले यानी कि 24 मंथ से पहले उसे सेल आउट कर देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप उसे 24 मंथ्स के बाद यानी कि आप 2 ईयर्स बाद सेल आउट करते हैं तो जो भी आपको गेन हुआ होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमें 1.25 लाख तक का यहाँ पर टैक्स डिडक्शन भी देखने को मिलता है। और अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आपने अगर 24 महीने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया है तो जो भी आपको गेन हुआ होगा एज पर इनकम टैक्स स्लैब जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उसको वो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों 23 जुलाई 2024 से पहले गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ करती थी इंडेक्सेशन का बेनिफिट। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आप कोई अगर पर्सन है वो 2000 के अंदर एक प्रॉपर्टी परचेस करता है और 2025 में मान लीजिए वो सेल आउट कर रहा है, यानी 25 साल बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। मान लीजिए वो एक लैंड था तो उसके ऊपर उसको काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल गेन हो गया होगा। हालांकि गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि जो भी कैपिटल गेन यहाँ पे हुआ है, यानी कि आपकी जो लैंड की जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसके अंदर जो भी इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है उसको हम एडजस्ट कर देंगे और जो एडजस्ट करने के बाद वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। और उसके ऊपर जो भी आपको गेन हुआ होगा वही आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा 20% अंडर इंडेक्सेशन के बेनिफिट में। हालांकि गवर्नमेंट अब ये अलाउ नहीं करती है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो 23 जुलाई 2024 से पहले ही जो प्रॉपर्टीज़ परचेज की गई हैं उन्हीं के ऊपर वैलिड है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने इसे डिटेल में कवर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग चाहेंगे दोस्तों तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अगर कैपिटल गेन पे करना है तो आपको इंडेक्सेशन के साथ जाना चाहिए या फिर विदाउट इंडेक्सेशन के साथ जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में एक लाइन बताऊंगा। अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो 10% या 9% से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर न्यू वैल्यू रेजिम यानी कि आपको विदाउट इंडेक्सेशन जाना चाहिए, जिसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा। वो कैसे कह रहा हूँ मैं, इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे डिटेल में। उसमें एक थोड़ा एक लॉन्ग वीडियो लेगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास इंडेक्सेशन का ऑप्शन है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 23 जुलाई 2024 से आपने पहले परचेज करी है, तो आपको विद इंडेक्सेशन जाना चाहिए या फिर विदाउट इंडेक्सेशन के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए हमने समझा कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जो आपने परचेस करा है, अगर उसका होल्डिंग पीरियड आपका मोर देन 2 ईयर्स है तो आपको यहाँ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर नहीं आता है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से अगर पहले ही सेल आउट कर दिया, तो आपको यहाँ पर जो भी टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैपिटल गेन के बाद हम बात करते हैं TDS के बारे में, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड हैं तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को किसी टीनेंट के हवाले कर रखा है तो डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ टीनेंट, यानी कि जो भी टीनेंट रहने वाला है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला है, जिसके पास आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन है, उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेट अमाउंट जो है वो TDS के रूप में डिडक्ट करनी पड़ती है। हालांकि जो भी यहाँ पे TDS डिडक्ट होता है ये लैंडलॉर्ड जो है, यानी कि आप इसे क्लेम कर सकते हैं आपकी ITR में। मान लीजिए जो TDS पे करने वाला पर्सन एक इंडिविजुअल है या कोई HF है,
जो कि किसी भी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, यानी वो एक सिंपल पर्सन है या कोई एचयूएफ हो सकता है, तो वो सिंपल इंडिविजुअल्स या फिर वो एचयूएफ अगर वो आपको प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं और उनका अगर मंथली रेंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा अगर हो, या फिर साल का हम देखें तो अगर 6 लाख क्रॉस कर जाता है उसका टोटल रेंट, तो उसको यहाँ पे 5% का टीडीएस पे करना पड़ता है। और ये टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं आपके एनुअल रिटर्न के अंदर। और अगर आपका जो टेनेंट है, मान लीजिए वो एक फर्म है या फिर वो एक कंपनी है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग थी या फिर कोई लैंड था, अगर आपने उन्हें रेंट पे दिया था तो इसके ऊपर उन्हें टीडीएस काटना पड़ता है 10% का। और अगर आपने बिल्डिंग या लैंड के अलावा जैसे कोई प्लांट या कोई मशीनरी या कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट, अगर आपने ये सब चीज़ें अगर रेंट पे दी हैं किसी कंपनी को, तो वो कंपनी इनके ऊपर भी 2% का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट करता है। और ये टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को इन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि आप इसे एनुअल रिटर्न के अंदर यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप का हमारा टेनेंट वो होता है जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ है, लेकिन इनका जो है ये टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होते हैं, यानी कि इनका कुछ अपना बिजनेस हो रहा होता है या फिर ये प्रोफेशनल्स होते हैं। जब ये फर्स्ट वाले जो थे वो इंडिविजुअल एचयूएफ वो ऐसे थे जिनका या तो कोई बिजनेस नहीं है, वो सिंगल है, या फिर बहुत छोटा वो वाला यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड वाले इंडिविजुअल एचयूएफ की हम बात जो कर रहे हैं, ये थोड़े से बड़े इंडिविजुअल्स हैं या फिर एचयूएफ्स हैं जिनका अपना कोई बिजनेस है, जिनका अच्छा सा टर्नओवर है, जिनको अपना यहाँ पर टैक्स को ऑडिट कराना पड़ता है। तो इनके लिए भी जो रेट है वो सेम एप्लीकेबल होती है जैसे कंपनी के लिए होती है। देन इनको 10% टीडीएस जो डिडक्ट करनी पड़ती है अगर उन्होंने बिल्डिंग या लैंड को यहाँ पर पोजीशन में लिए रखा हो, और अगर उन्होंने कोई प्लांट मशीनरी या फिर कोई इक्विपमेंट को इन्होंने अगर पोजीशन में लिया है तो उसके ऊपर अगर ये रेंट देते हैं तो इन्हें 2% का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ता है। और इन सब के अलावा मान लीजिए आप, यानी कि आप लैंडलॉर्ड हैं और आप जो है वो एक एनआरआई हैं, अगर आप एनआरआई हैं तो आपका जो भी टेनेंट होगा उसको यहाँ पे 31.2% का यहाँ पे टैक्स जो है वो टीडीएस रूप में यहाँ पे कट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं करनी है। अगर जो भी लैंडलॉर्ड है वो एक एनआरआई है, इंडिया के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है रेंट पे किसी को दे रखा है, तो जिसको आपने रेंट पे दिया है उसको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा, जो कि 30% टैक्स होता है, 4% इसके ऊपर सेस लग जाता है, तो टोटल 31.2% बन जाता है। ये टैक्स जो रेट है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन जो एनआरआई है उसके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, वो अंडर डीटीए के अंदर आता है या नहीं आता है। हालांकि जो एनआरआई है उसके केस में जो टीडीएस है वो मैंडेटरी होती है कि वहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा जो भी आपका टेनेंट रह रहा है। तो दोस्तों कैपिटल गेन और टीडीएस की बात अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो आरईआईटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करी, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर आपको यूनिट्स मिलते हैं, और इन यूनिट्स के बदले आपको रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम मिलती है। साथ ही साथ उस जो यूनिट आपने उसको होल्ड कर रखा है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो आपको कैपिटल गेन भी देखने को मिलता है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं आरईआईटीज़ के बारे में तो इसे मैंने सेकंड एपिसोड में कवर करा है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आरईआईटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप एक तरह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वाया म्यूचुअल फंड्स मेथड, तो उसके अंदर आप टैक्सेशन किस तरह से काम करती है। तो आरईआईटी के अंदर जैसे हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 12 मंथ्स के बाद सेल आउट करते हैं आपको जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 12.5% का, सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर यूनिट्स के जो प्राइजेस थे अगर उसके थ्रू आपको गेन होगा, उसे आप सेल करेंगे लो प्राइस पे बाय करके, उसे अगर आप हायर प्राइस पर सेल आउट करते हैं तो जो भी आपको गेन होता है, अगर आप 12 मंथ्स के बाद सेल आउट करते हैं यानी आप लॉन्ग टर्म के अंदर एप्लीकेबल हो जाते हैं, आपको यहाँ पे 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। हम जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास एक एग्जेम्पशन भी होती है 1.25 लाख की, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, यानी उसका आप यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल गेन के अलावा रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, ये तीनों ही टाइप के इनकम्स हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं जब हम आरईआईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इन तीनों के थ्रू यानी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड के थ्रू आपको जो भी गेन होता है, इसके ऊपर जो आपको टैक्स है वो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब पे करना पड़ता है। साथ ही साथ आपने जिस आरईआईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, अगर आपका जो आरईआईटी है अगर वो सेक्शन 1115 BAA के अंदर फॉल करता है तो यहाँ पर एडिशनल 10% का टीडीएस भी है, वो भी यहाँ पर पे करना पड़ता है। हालांकि ये टीडीएस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी आरईआईटी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो यहाँ पर 10% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं अमाउंट को। हालांकि आप इस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं थ्रू आपके एनुअल रिटर्न जो आप आईटीआर फाइल करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, टीडीएस और आरईआईटी के अंदर डिफरेंट टैक्स स्लैब समझने के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऊपर यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो सर्विस दे रही होती है उस बायर के लिए जो उस कंस्ट्रक्शन को करा रहा है, और क्योंकि ये सर्विस है जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एज ए सर्विस, तो इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हाउस की जो कंस्ट्रक्शन है
उसके ऊपर जीएसटी तो आपको पे करना ही है 1% और 5% का, पर आपको यहाँ पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा, जो कि यूजुअली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम जब भी जीएसटी पे करते हैं तो हमेशा हमें जो आईटीसी है उसका क्लेम हमें मिल जाता है, यानी कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। हालांकि दोस्तों ये जो जीएसटी है जो अफोर्डेबल हाउस के ऊपर 1% है और नॉन अफोर्डेबल पे 5% है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताऊँ अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल डिफरेंस, तो अफोर्डेबल हाउस उसको माना जाता है जिसका वैल्यू जो है वो 45 लाख के अंडर होती है, और उसको जो कारपेट एरिया होता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 60 स्क्वायर मीटर माना जाता है, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 90 मीटर का स्क्वायर माना जाता है। कारपेट एरिया का मतलब होता है कि अगर हम लोग जो भी वॉल है उसकी विड्थ को यहाँ पे रिड्यूस कर दें, साथ ही साथ जो कॉमन एरिया है जैसे कि हमारा बालकनी या फिर जो स्टेयर्स हैं वो जो कॉमन एरिया होते हैं इनको हटा दिया जाए, तो जो जगह बच जाता है रहने के लिए उसको यहाँ पर कारपेट एरिया बोलते हैं। तो अफोर्डेबल हाउस उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 45 लाख से कम होती है, उनका जो कारपेट एरिया होता है वो 60 स्क्वायर मीटर होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन के अंदर, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर यहाँ पर 90 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो इन अफोर्डेबल हाउस के ऊपर हमें 1% का जीएसटी पे करना पड़ता है, और नॉन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर हमें 5% का पे करना पड़ता है, और इनके ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलती है। हालांकि जो जीएसटी है कंपनीज़ को यानी जो बिल्डर्स हैं उन्हें पे करनी पड़ती है जो कंस्ट्रक्शन कर रही होती हैं, और वो टैक्स पे करने की बजाय हमेशा जो बायर होता है उसके ऊपर ये एक्सपेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि जो भी परचेस कर रहा है उसे ही यहाँ पर जीएसटी को भरना पड़ता है। इसलिए एक तरह से हमारे डेट एक्सपेंस हो जाता है जब भी हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर 12% का जीएसटी लगता है। हालांकि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उनके कंस्ट्रक्शन के अंदर आईटीसी देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पर जीएसटी जो है जो कि 1% और 5% होती है, और ये हमारे जो टोटल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एक्वायर करने वाले हैं उसके टोटल वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होती है। हालांकि गवर्नमेंट इसके अंदर जो है 33% यानी कि जो 1/3 अमाउंट है उस प्रॉपर्टी का उसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आपको जीएसटी का 1% और 5% पे करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी एक्वायर करने वाले हैं उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 1 करोड़ है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसका 33% जो वो गवर्नमेंट मानती है कि उससे लैंड की भी वैल्यू होगी, और लैंड के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाती है, इसलिए वो 33% उसकी जो वैल्यू है यानी लगभग 33 लाख, अगर 1 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। जो हमारा बच जाता है वैल्यू यानी 66-67 लाख के आसपास का, तो जो बची हुई वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको 5% पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी जो कि 45 लाख के ऊपर होता है। तो ये भी कि काफ़ी बड़ा डेट एक्सपेंस बन जाता है जो परचेज़ कर रहा होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स, टीडीएस और आरईआईटी के अंदर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, उसके बाद हमने दोस्तों जीएसटी के बारे में समझा। इन सब के अलावा दोस्तों अभी भी हमारे पास कुछ चार्जेस होते हैं जो कि मटेरियल होते हैं यानी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। पर दोस्तों ये चार्जेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि ज़रूरी हैं पे करना, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जब भी हम प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें लीगली इन सब चीज़ों को करना होता है। तो इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब भी हमें पे करना पड़ता है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी लगभग 4 से 10% के बीच का रहता है, जो कि अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेट यहाँ मेंशन नहीं करा है। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसको एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है वो इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि वो लोकल सर्विसेज जैसे रोड, वाटर और सैनिटेशन की जो सर्विसेज हमें दे रहे होते हैं, इसके लिए वो चार्ज कर रहे होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी किस तरह की है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स जो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जब भी हम एक प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू हमारी 50 लाख से ज़्यादा होती है, तो हमेशा एक टीडीएस अमाउंट 1% का हमें डिडक्ट करना पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर जो टीडीएस है वो यहाँ पे वापस हमें क्लेम मिल जाता है, पर ये भी हमें यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम रियल एस्टेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस या फिर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं जो हमें बेयर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब तक आपको लग रहा होगा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इतने सारे टैक्सेस, इतने सारे टीडीएस, इतने सारे क्लेम्स, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्रॉड्स भी कभी देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर्टी हमने परचेज़ कर ली है, फिर वो पता चला प्रॉपर्टी ही इलीगल थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे इंडिया के अंदर है कि एक तो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो वे है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ अभी भी हमारे पास पूरा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पूरी काम कर रही है, जैसे गवर्नमेंट रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट और आवास योजना जैसे बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पे ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहती है। पर दोस्तों ये सच है कि अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं सुपरविजन, रेगुलेशन और एक टाइट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जिससे सेक्टर को पूरी तरह से फॉर्मल बनाया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मान लीजिए आपने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान अगर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा हो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और इतने सारे टैक्सेस हैं, इतने सारे रेगुलेशन है, रूल्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है।
और दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिए, इसके अंदर हम लोग बेनिफिट्स भी देखने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मेथड्स या तरीके हैं जिससे हम लोग ये सारे टैक्सेस जो हैं, जो भी यहाँ पर हम कैपिटल गेन हो रहे हैं, इनको हम क्लेम कर सकते हैं लीगली। तो दोस्तों इस वीडियो के हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, यानी 4th एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे हमारा जो भी कैपिटल गेन हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, उन सभी को हम कैसे टैक्सेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन थे, यहाँ पर जो चार्जेस लग रहे थे, वैसे हमारे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारे रियल एस्टेट रियल एनालिसिस सीरीज के 4th एपिसोड में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।